भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? सियावर रामचंद्र की 22 जनवरी के बाद 2024 की अगर बात होगी तो बात राम मंदिर की होगी, बात मोदी योगी की जोड़ी की होगी, बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि यूपी की जनता क्या राम नाम के साथ राम को लाने वालों का नाम भी लेगी? कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, पर अब यह लग रहा है कि दिल्ली का रास्ता अयोध्या से होकर जाने वाला है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव में ईंट रखकर मोदी ने सिर्फ 500 साल पुरानी लड़ाई पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि 2024 के अपने राज्याभिषेक की पटकथा भी लिख दी थी। मोदी और बीजेपी को पता था कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैक्टर बनकर उभरेगा। इतना बड़ा फैक्टर जिसके आगे विपक्ष के सारे मुद्दे बौने साबित होकर रह जाएंगे और राजनीतिक कैनवास पर मोदी की तस्वीर और विराट हो जाएगी। विपक्ष के साथ समय था, पर्याप्त समय था, जब वो इस मुद्दे के सामने अपना नैरेटिव गढ़ सकता था, पर मुद्दत खत्म हुई और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल सका। राम के नाम से हमेशा दूर रहना या दूर रखते हुए दिखाना अब अपोजिशन को सबसे ज्यादा चोट करता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती के लिए अब हालात ये हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई। आगे गए तो जान गई और पीछे पलटे तो भी ना बचे। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में सेंटर स्टेज की लड़ाई के 4 दावेदार हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, यूपी के वाराणसी से सांसद हैं और अब हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खुद अपने हाथों से करने जा रहे हैं। दूसरे राहुल गांधी, जिनकी पार्टी पिछले 2 टर्म में सत्ता से दूर ही होती गई, यूपी की अपनी सांसदी की सीट हार चुके हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तीसरे हैं अखिलेश यादव, यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों गंवा चुके हैं। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के तहत समीकरण बनाकर चलने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाएंगे या नहीं, ये अब तक साफ नहीं बता पा रहे। चौथी है मायावती, यूपी में एक बड़े दलित वोट बैंक का चेहरा है। विपक्षी होकर भी इंडी गठबंधन से अभी तक नहीं जुड़ी है। राम मंदिर पर बचकर चलने और चुपचाप रहने वाली राजनीति अपना रही है। कुर्सी किसी जंग में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है तो दूसरी तरफ कई कुनबों को जोड़कर विपक्ष का बना INDI गठबंधन है। बीजेपी की रणनीति तय है, वो राम का नाम लेकर अपनी 2024 की लड़ाई लड़ेगी और राम जिसे आशीर्वाद, अयोध्या जिसे आशीर्वाद देगी, वो सत्ता पर विराजमान होगा। ये हम नहीं कह रहे, खुद अयोध्या की जनता कह रही है। नहीं, राजनीतिक रूप से तो सीधा के सीधा मोदी जी को मिलने वाला है। मोदी जी ने जो काम किया है अयोध्या में वो बहुत बढ़ के किया है। जो ये रोड थी, कंजेस्टेड थी, सारी चीजें थी, ये काशी विश्वनाथ जिस तरह से बनाया गया है उसका एक स्वरूप दिया जा रहा है इसको। राजनीतिक लाभ तो मोदी जी और योगी जी को मिलना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मतलब ये तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि राम मंदिर वापस से बन सकता है। आज बन गया है, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने जो किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे ही वो काम करते रहे। राजनीतिक आशीर्वाद भगवान राम का किसको मिलेगा, आपको क्या लगता है? योगी जी, मोदी जी। बदलाव आपको नजर आ रहा है? 100%। मैं तो जहां तक मेरी सोच है 80 की 80 सीट न चली जाए। यूपी में समय समय पर टिकट टू दिल्ली के लिए कई फॉर्मूले तैयार किए गए, गुणागणित किए गए। कभी मंडल कमंडल, कभी मुसलमान यादव कॉम्बिनेशन, कभी मुसलमान दलित कॉम्बिनेशन, कभी मुसलमान दलित यादव कॉम्बिनेशन। पर ये सारे कॉम्बिनेशन राम मंदिर रिएक्शन के आगे कुछ भी नहीं रह गए। भारत की राजनीति में 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो यही है।
मोदी की लीडरशिप में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं रहे, बल्कि हिंदुत्व का चेहरा बने। कल्चरल रेनेसॉ की वजह से बदलती तस्वीर ही विपक्ष को डर का सबसे बड़ा कारण है। 80 सीटों पर दावेदारी ठोकने के लिए कोई पीडीए लेकर खड़ा है, कोई विरासत में मिली दलित सीटें लेकर, कोई 7 लोक कल्याण मार्ग वाले सपनों को पूरा करने के लिए गठबंधन की साख लिए खड़ा है। पर राम लहर और मोदी कहर के आगे सपनों के पूरा होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कहा जा रहा है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी, बड़े बदलाव यूपी की सियासत में देखने को मिलेंगे। दरअसल माना यह जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए 80-20 करने में कामयाब हो जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचना चाहती है। इसके लिए कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे बीजेपी यह मैसेज डाउन टू लाइन यानी हर घर तक ये पहुंचाने में कामयाब हो कि कैसे इस लड़ाई को जो 5 सालों का संघर्ष था उसको उसने कामयाबी दिलाई है। और माना जा रहा है कि इससे जो हिंदुत्व की लहर चलेगी उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अयोध्या में जब रामलला अपने महल में विराजमान होंगे, उन्हें देखने के लिए अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरी यूपी की जनता अलग अलग जगहों से आएगी। अपने प्रभु के दर्शन करने की चाह में पिछले 5 सालों में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की तादाद 2 करोड़ 39 लाख तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 2,84,000 पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। 2018 में आंकड़ा 3,18,000 हुआ। 2019 में 3,42,000 पर्यटक अयोध्या पहुंचे। 2020 में कोरोना की पाबंदियों के चलते 1,73,000 सैलानी आए। 2021 में यह आंकड़ा 2,83,000 पहुंचा और 2022 में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 39 लाख सैलानी अयोध्या में अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये आंकड़े तब के हैं जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस आंकड़े में कई गुना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या आने वाले ये राम भक्त देश के अलग अलग कोनों में से आ रहे हैं, यूपी के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। यहाँ अवध की जनता के साथ साथ पूर्वांचल से लोग दर्शन करने आएंगे। पश्चिमी यूपी से राम भक्त आएंगे। बुंदेलखंड से लोग दर्शन करने आएंगे। यानी अगले 3 महीने के लिए अयोध्या यूपी का ही नहीं पूरे देश का एपिसेंटर होगा। जो भी राम भक्त प्रभु नगरी में पहुंचेगा वो अयोध्या, वो अपने भगवान का भव्य मंदिर देखेगा। अपने रामलला को टेंट में नहीं राजमहल में आसीन होता हुआ देखेगा। वो राम भक्त अयोध्या का कायाकल्प देखेगा और ये सब देखकर वो राम राज्य की बात करेगा। विपक्षियों को यही डर सबसे ज्यादा सता रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार। इन्हें पता है जो कोई भी राम भक्त रामलला के आगे फूल चढ़ाएगा वो बीजेपी का हो जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरा आशीर्वाद भगवान का मिलेगा और पूरी जनता का सहयोग मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्षेत्र में हम लोगों ने कार सेवा की है। 90 में मैं छोटा था, हम लोगों ने तब कार सेवा की है। ये तो 550 वर्षों का एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है जो माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी एकदम बहुमत के साथ आएंगे, भाजपा वापस से आने वाली है और राम मंदिर हमें एक सौगात है हिंदुओं को। 2014 में यूपी में मोदी लहर थी और इसी मोदी लहर ने केंद्र की कांग्रेस और राज्य की सपा बसपा के आशियाने उजाड़ दिए थे। 42% वोट परसेंट के साथ 80 से 71 सीटें बीजेपी ने अपने पाले में की थी। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती और उसे 22% वोट शेयर हासिल हुआ। कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें हासिल की और 7.5% वोट शेयर जोड़ा। बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई और उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से कहां ज्यादा 19.6% रहा। 2017 में यूपी में मोदी के साथ योगी की जोड़ी बनी। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने काम किया, साथ ही राजनीति में भी डबल इंजन के हॉर्स पावर के साथ अपनी गाड़ी दौड़ाई। 2019 में बीजेपी को काउंटर करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए। बुआ बउआ साथ आए,
MY के साथ दलित फैक्टर जोड़कर एक बड़े वर्ग को लुभाने की रणनीति तैयार की गई। बैकहैंड पर उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट मिला, पर कोई कमाल नहीं हो सका। यूपी में 62 सीटों के साथ कमल खिला। 2024 के मुकाबले बीजेपी की सीटों में कमी आई और वोट परसेंट बढ़कर लगभग 50% हो गया। बीएसपी को 10, एसपी को 5 सीटें मिली और कांग्रेस मात्र 1 सीट पर सिमट गई। राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से ही हार गए। उत्तर प्रदेश में इसी की काट को लेकर अखिलेश यादव ने बकायदा MY समीकरण दिया था। कहा जा रहा कि मुस्लिम और यादव को मिलकर अखिलेश ने कई बार सत्ता हासिल करने की कोशिश भी की है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो बीजेपी 80 और 20 करने जा रही है, यादव भी 80 में शामिल हो सकते हैं। यही हालात जो है वो बसपा के साथ भी है। बसपा प्रमुख मायावती की खामोशी भी कई सारे सवाल खड़े करती है। उनके जो वोटर्स हैं वो भी अभी कन्फ्यूजन में हैं और माना जा रहा है कि उनके वोटर्स जो दलित समाज से आते हैं वो भी इस 80 में शामिल हो जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी उन 80 सीटों पर देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इसका जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको लेकर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस को भी न्योता दे दिया गया है। कांग्रेस अभी भी असमंजस में है कि वो इस कार्यक्रम में रहे, उससे दूरी बनाए, और माना जा रहा है कि न्योता भेजकर बीजेपी ने कम से कम जो परसेप्शन की लड़ाई है उसे जीत ली है। यूपी में बीजेपी की पकड़ पहले से ही बहुत मजबूत है। बीजेपी यूपी को लेकर 2019 में भी आश्वस्त थी और अब वो राम का नाम लेकर फुल कॉन्फिडेंट में भी है। बीजेपी एक और 80 की 80 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश, राहुल और बहन जी को डर है कि कहीं सीटों का आंकड़ा इस बार शून्य न हो जाए। यूपी में क्या अखिलेश यादव शून्य पाएंगे? क्या कांग्रेस का स्कोर कार्ड शून्य होगा? मायावती का रिजल्ट क्या इस बार शून्य होगा? ये पहले भी हो चुका है। 2024 में मायावती शून्य पर अटक चुकी हैं। कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट बची है और 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी अब 3 सीटों पर ही अपना आधार बचा पाई है। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले तक यूपी में जो भी रणनीति बनाई गई वो मोदी को काउंटर करने के लिए बनाई गई। यूपी में योगी राज के बाद एक बड़ा कल्चरल रिवाइवल देखने को मिला है। अब मोदी लहर के साथ ही यूपी में योगी के हिंदुत्व मॉडल का भी विपक्ष को सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश में आधार खोज रही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए 2024 का ये लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चैलेंजिंग साबित होने जा रहा है। यूपी में चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, इनका मूल वोटर जाति पर आकर इन्हें वोट देता है। जितनी जाति की बात होगी उतनी इनकी उम्मीदें बढ़ेंगी, पर जहां वोट जाति को किनारा रखकर एकजुट हिंदू की बात करेगा, वहीं से इनका खेल बिगड़ेगा, जिसका फायदा तुरंत बीजेपी उठाएगी। यूपी में 79.73% हिंदू हैं और मुसलमानों की आबादी 19.26% है। अयोध्या में जो भक्त आएगा वो किसी जाति का नहीं होगा, वो हिंदू होगा। प्रभु राम को युग पुरुष मानने वाला हिंदू ये समझता है कि राम मंडल कमंडल दोनों के हैं। राम शबरी के भी उतने ही हैं जितने निषाद के हैं। राम क्षत्रियों के भी उतने ही हैं जितने ब्राह्मणों के लिए हैं। हिंदुओं ने जाति काट हटाकर एकजुट होने का फैसला अगर लिया तो विपक्षों का सारा खेल बिगड़ना लगभग तय है। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 चुनाव सामने होगा। उस 2024 चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएं या नहीं जाएं, इसको लेकर विपक्षी दल उसी हिसाब से, यानी चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। पर यह बात इन पार्टियों को शायद समझ नहीं आ रही। तभी तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बाद भी पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनका शीर्ष नेतृत्व राम दर्शन के लिए जाएगा या नहीं। तभी तो अखिलेश यादव बार बार यही कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि भगवान अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे। दोनों ही पार्टियों को पता है कि प्राण प्रतिष्ठा में जाना जीत की सजी सजाई थाली बीजेपी के हाथ में पकड़ाने जैसा है। इससे एक और जहां उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटका रह जाएगा, तो दूसरी ओर यह फैसला बीजेपी के आगे हार स्वीकार करने जैसा होगा। हालांकि कांग्रेस ने इसकी एक काट खोज निकाली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला हुआ कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अगर चाहें तो राम मंदिर उत्सव में जा सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, पर बड़े कब जाएंगे भी या नहीं, ये समझ आने पर डिसाइड किया जाएगा। ये समय कब आएगा किसी को नहीं पता, पर समय बीत जरूर रहा है और बीतते समय के साथ ही ये बातें भी राम भक्तों के दिल में घर करने लगी हैं कि कांग्रेस को राम मंदिर या प्राण प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसे राजनीति और रणनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है।
कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेता भी चुप नहीं हैं। वो राम मंदिर पर कैसे कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में साफ दिखाई दिया है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला? Because we have seen, if you go back to the history of 30 long years, we have seen how these people try to disturb the peace and try to fish in the troubled waters. And since the Lok Sabha elections are nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama. What they did in Gujarat, what was Godhra, what they did in Kandahar, we have seen it. न्योता आया है क्या आपको? क्या जी, राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है. हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम. न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। जिस मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वही मुस्लिम आबादी अब मोदी के साथ खड़ी नजर आ रही है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या रैली में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली मुंबई की शबनम शेख अयोध्या की पदयात्रा पर निकली है। यूपी के हाथरस में निकाली गई राम यात्रा पर मुसलमान समुदाय फूल बरसा रहे हैं। सोचिए, जिनके नाम पर राजनीति करने की कोशिश हो रही थी, वो मुसलमान मोदी योगी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं। राम तो सबके हैं, पर राजनीति में सबके अपने अपने राम हैं। राम की अपनी अपनी परिभाषा है, राम को देखने का अपना अपना नजरिया है। पर 2024 का ये चुनाव जो राम के नाम पर नहीं, राम का नाम लेकर लड़ेगा, प्रभु उनकी ही नैया पार लगाएंगे। लखनऊ से विनोद मिश्रा, अयोध्या से राकेश पांडे और गौरव श्रीवास्तव के साथ टाइम्स नाउ नव भारत।